जी CEO ऑफ यूनियन लाइफ इंश्योरेंस और साथ में अगम मुखिया जी हु इज द CEO ऑफ सनिमा लाइफ इंश्योरेंस। मैं मनोज जी के लिए कुछ विशेष कहना चाहता हूं। मनोज जी हमारे साथ हैं, तो अगर मनोज जी खड़े हो जाएं, सब कुछ देख सके, उत्साह बढ़ाइए मनोज जी का। 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लीडर, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करते रहे, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बेस्ट मोटिवेटर। तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अगर हमारे साथ होते तो और अच्छा लगता है। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। आप यूनियन लाइफ इंश्योरेंस की CEO और आपकी टीम से 1100 मेंबर्स आए हैं। जोरदार गाइस, कम ऑन, लेट्स मेक सम नॉइज। यूनियन लाइफ इंश्योरेंस की एंटायर टीम के लिए कम ऑन। तो गुरु मंत्र नंबर 1, अगर आपको सेल्स बढ़ानी है, 2 चीजों पे काम करना है, प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट पे कन्विक्शन। जो भी माल आप बेचते हो भैया, सेल्समैन हर कोई है। आप भी सेल्समैन है, आप भी है, नहीं है क्या? नहीं है, ऑडिटर है, तो कंसल्टेंट है आप। तो आपको बिजनेस कैसे मिलता है? जब आप कस्टमर को समझाते हो कि भाई मैं बढ़िया कंसल्टिंग करूंगा, बढ़िया ऑडिट करूंगा, आपके पेपर एकदम नीट एंड क्लीन बनाऊंगा, आपका टैक्स भी बचाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो सेल्स नहीं करते हैं। जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गुलाब का फूल देता है, बोलता है प्रियतमा हमको तुमसे प्यार है, तो वो भी सेल्स कर रहा है। जब एक लॉयर जज को अपनी कोर्ट में बात समझा रहा है, वो भी सेल्स कर रहा है। तो सेल्स तो हर आदमी कर रहा है। वुड यू एग्री विद मी लाउडली? यस नो? तो प्रोडक्ट में आपने कन्विक्शन और नॉलेज, ये 2 चीज जब तक नहीं होंगी, माल नहीं बिकेगा। कई लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज होती है पर अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता। फनी की नहीं बात? क्या मतलब है इसका? एक सेल्समैन जिसका कन्विक्शन नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, वो खाली क्लर्क है, जिंदगी भर क्लर्क है, उससे कभी सेल्स नहीं होगी। एंथुसियाज्म आपकी बॉडी में नजर आता है, वो विजुअली नजर आता है। 5 रीजन है सेल्स क्यों नहीं होती। पहला रीजन, उसको जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन, उसको जल्दी नहीं है। तीसरा, उसकी इच्छा नहीं है। चौथा, उसे विश्वास नहीं है। ये चारों से बचा जा सकता है अगर 5वां ठीक हो तो। क्षमा चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 5वां अरेंज करना आसान है अगर ये 4 ठीक कर सको तो। और ये 4 कैसे ठीक करोगे? उसको जरूरत नहीं, उसको जल्दी नहीं, उसकी इच्छा नहीं, उसका विश्वास नहीं। इन चारों को आप अपनी सेल्स की पिच से बदल सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज कन्विक्शन हो, आप उसकी जरूरत पैदा कर देते हो, उसको जल्दी भी करा देते हो, अर्जेंसी क्रिएट करके उसकी इच्छा भी पैदा कर देते हो, और अपने ऊपर उसका विश्वास भी पैदा कर देते हो। पैसा उधार मिल जाता है, वो लोन मिल जाता है। जिस आदमी का अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ऐसा, मैं बताता हूं कृष्ण क्या कहते हैं कि अज्ञा च अश्रद्धाना च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशय आत्मना। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी। अज्ञा, अज्ञा मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अश्रद्धा, गिव योर हैंड आउट, कम ऑन। क्या? अश्रद्धा। दिल पे हाथ रखो ऐसा। अश्रद्धा, जिसको विश्वास नहीं है। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, जिसको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, संशय आत्मा विनश्यति। ऐसा संशय आत्मा, डाउटिंग सोल, जो हमेशा डाउट करता है, विनश्यति। लाउडली गाइस, कम ऑन। क्या? विनश्यति। विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति। अच्छा, आगे क्या कहते हैं कृष्ण? हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, कीप योर हैंड आउट। नायम लोको ना परा, ना इस लोक में, ना अगले लोक में, ना इस जॉब में, ना अगली जॉब में, ना इस बिजनेस में, ना अगले बिजनेस में, ना इस बीवी के साथ, ना अगली बीवी के साथ। संशय आत्मा विनश्यति, उसका हर जगह विनाश होगा। ऐसा नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के दूसरी ज्वाइन करेगा तो वहां चल जाएगा, उसका वहां भी विनाश होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो?
जिस आदमी जो हमेशा संशय में रहता है उसको सफलता किधर नहीं मिलती। दूसरा गुरु मंत्र वैल्यू प्रेपोजिशन। जब तक सामने वाले के लिए वैल्यू का गणित नहीं लगाओगे, ये नहीं मैं बोल रहा हूं वैल्यू क्रिएट करना, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू में आपको पैसे के टर्म्स में उसको फायदा दिखाने का है। कैसे करते हैं इसको? बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। कि भाई साहब अभी अगर ये नहीं लिया तो ना लेने के कारण जो फायदा हो सकता था वो इतने रुपए का था जो अब आपके नुकसान में परिवर्तित हो गया एक्शन ना लेने के कारण। कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज मच हायर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। लिख लेना भैया, कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज मच हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आपने आज नहीं खरीदा, खरीद लेते तो 100 रुपए लगता, नहीं खरीदोगे तो फ्यूचर में आपको 1000 रुपए लग जाएगा। नहीं खरीदने पे जो नुकसान है वो 1000 रुपए का है, खरीदने में जो पैसा लगेगा वो खाली 100 लगेगा, जब उसका गणित निकाल के दिखा सके। इसको ये नहीं है कि आप कैसे बेचते हो, क्या बेचते हो, ये है कि आपको बेचने का तरीका क्या है, उसको क्वांटिफाई करो। पैसे को, आपके प्रोडक्ट से कितने रुपए का फायदा है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले के नए कस्टमर कितने बढ़े, आपके प्रोडक्ट के कारण उसके बिजनेस में कितना फायदा हुआ, स्केल हुआ, आपके प्रोडक्ट के कारण उसका मार्केट शेयर कितना बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट के कारण उसके कितने कस्टमर रुके रहे, आपके प्रोडक्ट के कारण उसकी कितनी सामने वाले की ब्रांडिंग बढ़ी, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले का कितना मुनाफा बढ़ा, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले की जिंदगी में कितना नुकसान घटा। रुपए का हिसाब निकाल के समझाओ तो उसे समझ में आएगा मेरा प्रोडक्ट 500 का था, सामने वाले को फायदा 5000 का, गणित निकालो। आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले का कितना खर्चा कम हुआ, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले का कितना प्रॉफिट बढ़ा, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले का कितना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हुआ, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले की कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले के जो कस्टमर है वो कितने रुपए की ब्रांड लॉयल्टी इंप्रूव कर गई। अगर आपको वैल्यू ऐड करनी नहीं आती, माल बेचना तो बहुत दूर की बात है, कस्टमर आपको सुनने को भी तैयार नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कस्टमर फोन पे बात नहीं करता, सुनता नहीं, क्यों सुनेगा आपको अगर आपको सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करनी नहीं आती। तीसरा गुरु मंत्र लीड स्कोरिंग। नोट बना लेना भैया, जिसको है काम के लगे बात, नोट बनाते रहना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। व्हाट इज लीड स्कोरिंग? इसको बोलते हैं बैंक टेक्निक। जिस भी कस्टमर से बात करते हो, जिस भी धंधे में, जिस भी कस्टमर से बात करते हो, जिस भी धंधे में, सुन लीजिए मेरी बात को भैया, हर कस्टमर बराबर नहीं होता। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम सब बराबर नहीं है, हमें सबके प्रति ईमानदार रहना है। अगर कमरे के अंदर पीछे से चपरासी आता है या कमरे के अंदर प्रधानमंत्री आता है, दोनों के लिए प्रोटोकॉल अलग है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार दोनों के प्रति रहना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? यस। ऐसे ही सब कस्टमर बराबर नहीं है आपके। भैया क्या नाम है आपका? भाई साहब आगे जो बैठे हैं, ये ऑडिटर जो है, खड़े हो जाओ भैया एक बार। क्या नाम है? किरण दादा, एक बात बताओ, कितने कस्टमर है आपके? अभी 250 कस्टमर है। 250 के 250 कस्टमर कभी बराबर होते हैं? आपके 20% कस्टमर आपको 80% कमाई दे रहे होंगे, हाँ या ना? यही मुद्दा है, इसको समझ लो। इसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। हर आदमी से मीटिंग नहीं करते, हर आदमी के साथ जाके उठते बैठते नहीं, हर जगह समय लगाते नहीं। अगर आपके 250 कॉर्पोरेट कस्टमर है, बिजनेस कस्टमर है, एसएमई कस्टमर है, एमएसएमई कस्टमर है, स्टार्टअप कस्टमर है, क्यों भैया? वही है, उन्हीं को ऑडिट करके देते हो, बना के देते हो उनका। तो ये उनमें सबके ऊपर बराबर समय नहीं लगाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कस्टमर बना या बनने के बाद? धन्यवाद, जरा बैठ जाइए। क्या बोलते हैं? बोशनोश? बोशनोश? थैंक यू। ट्राइंग टू लर्न नेपाली है, लवली लैंग्वेज। प्रायोरिटाइज करो अपने कस्टमर को। आप इस धंधे से बाहर हो जाओगे अगर अपनी लीड को प्रायोरिटी देनी नहीं आई, और फिर रोते रहोगे कि यार इसका इतना धंधा कैसे होता था, मेरा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको लीड को स्कोरिंग देना नहीं आता है। आपको उसको हॉट, वार्म, कोल्ड में अलग अलग करना नहीं आता। हॉट वो है जो खरीदेगा ही खरीदेगा, वार्म वो है जो खरीद नहीं रहा है पर खरीदेगा, कोल्ड वो है जो ना खरीद रहा है ना खरीदेगा। अलग अलग डिवाइड कर दो, उनको बाहर कर दो।
कोल्ड को अपनी पकड़ से बाहर कर दो, वार्म पे धीरे धीरे काम करो, सारी जान हॉट पे लगाओ। कम समय में ज्यादा कमाना है तो किसी भी लेवल का बिजनेस हो, उनका भी 250 जो बिजनेस है, 250 क्लाइंट है, हॉट वार्म कोल्ड में बदलोगे ना तो 250 में से 50 हॉट निकलेगा, बाकी 200 वार्म और कोल्ड में जाएगा। क्यों किरण जी? 250 में 50 में नहीं निकलेगा, 250 में ध्यान से देगा तो 25 ही निकलेगा हॉट में, 225 वार्म और कोल्ड में जाएगा। डिवाइड करना सीखिए, डन देखो। एडवर्ड डेमिंग क्या कहते थे? कहते थे इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट एवरीबॉडी प्लीज ब्रिंग द डेटा। सुनना जरा बात को, हंस के पागल हो गया था जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था। एडवर्ड डेमिंग को फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मूवमेंट कहते हैं। ये जापान के राष्ट्रपिता माना जाता है। ये है अमेरिकन, पर जापान में इनको राष्ट्रपिता की इज्जत दी जाती है। हाथ आगे लाइए, क्यों? लाउडली गाइस, कम ऑन। वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक हुआ था तो जापान में जो रिवाइवल हुआ था, वो जो होंडा का जन्म हुआ, जो टोयोटा का जन्म हुआ, जो सुजुकी का जन्म हुआ, ये सब आर्मी और मिलिट्री के लोग थे। इन्होंने अपनी कंपनियां लगाई वहां पे। आज नेपाल इन्हीं से गाड़ियां मंगाता है, इंपोर्ट करता है। ध्यान से सुनना, एडवर्ड डेमिंग ने जाकर के वहां क्वालिटी मूवमेंट शुरू किया था। और वो क्या कहते थे? मुझे धंधे में हर आदमी का केपीआई चाहिए, हर एक चीज का डेटा चाहिए। तो बोले हर एक चीज का? ये बोले हाँ हर एक चीज का। जापानी फिर से बोले हर एक चीज का? बोले नहीं, बस एक चीज का मत देना। बोले किस चीज का? बोले भगवान का। बोले भगवान का डेटा नहीं चाहिए, उन पे विश्वास है। बोले तुम सब पे विश्वास नहीं है, तुम अपना अपना डेटा लेकर के आ जाओ। हमें पशुपतिनाथ का डेटा नहीं चाहिए, उन पे विश्वास है। बाकी जो आदमी धंधा कर रहा है, हर आदमी के काम का डेटा चाहिए। बात समझ आ रही हो तो उत्साह बढ़ाया जा सकता है दूसरे का। इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान का डेटा नहीं चाहिए, कोई चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन भैया कितनी मीटिंग करी, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करी, कितनी प्रेजेंटिंग करी, क्या कर रहे हो आगे, आपका टॉप ऑफ द फनल क्या है, बॉटम ऑफ द फनल, रोज का डेटा चाहिए, रोज का नोट करो। क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। लिस्ट बनाओ कैंपेन, इस धंधे में हॉट क्लाइंट की लिस्ट बनाओ, कैंपेन चालू करो, हॉट क्लाइंट्स की लिस्ट बनाओ, अलग करो, उस पे जान लगाओ। ये कैंपेन है, भूत की तरह चिपकना चाहिए कैंपेन आपको। बैंक जो है ना, बैंक का मतलब है कस्टमर को इवैल्यूएट करो। कैसे करोगे भाई? ये जो कस्टमर है ये काम का कैसे है कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि चेक करो इस कस्टमर का बजट है कि नहीं है, इसमें जिससे आप डील कर रहे हो उसके पास अथॉरिटी पैसा देने की है कि नहीं है, इसमें जिस कस्टमर से डील कर रहे हो उसको आपकी जरूरत भी है कि नहीं है, इसमें जिस कस्टमर से डील कर रहे हो वो कितने दिनों में सामान लेगा, टाइमलाइन। यानी कि क्या ये प्रॉस्पेक्ट आपका सामान खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? क्या ये डिसीजन मेकर है कि डिसीजन मेकर कोई और है, आप किसी और से माने जा रहे हो? क्या इसको वास्तव में जरूरत है भी कि नहीं है, और है तो ये कब तक खरीदेगा? जब आप ये 4 प्रश्नों का उत्तर निकाल लोगे ना अपने कस्टमर के लिए, भाई साहब बिजनेस में नए लेवल पे चले जाओगे। क्योंकि आप फिर हर जगह मेहनत नहीं करोगे। अभी इनके 250 कस्टमर है, लेकिन समझ में आ गया मेहनत खाली 20 के साथ 25 के साथ ही करनी है, 225 के लिए बाकी टीम बैठेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? या बिना, जब तक आप कस्टमर को डीपली और जेन्युइनली नहीं समझोगे तब तक आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। मैंने भी अपनी आईबीसी के लिए कंसल्टिंग सारथी लॉन्च किया है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। आज हमारे नेपाल में भी 250 आईबीसी हैं। अगर ये आईबीसी अगर है कुछ तो एक बार उत्साह बढ़ाया जा सकता है आईबीसी का। हमारे कितने आईबीसी हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करिए, बड़ी खड़े हो जाइए। हाँ, इस समय भी वो खड़े हैं पीछे, ये इधर है, वहां पीछे है, और वो वॉलंटियर। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए हमने कंसल्टिंग सारथी लॉन्च किया। कस्टमर के साथ ना क्या करो, पहले ये पता लगाओ कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कब तक खरीदेगा, कहां खरीदेगा और कैसे खरीदेगा। इनके आंसर निकाल लो। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। का मतलब क्या है? एक ऐसा कस्टमर ढूंढो जिसकी जिंदगी में आप समस्या को सॉल्व कर सको। फाइंडिंग अ कस्टमर विद अ प्रॉब्लम। गुरु मंत्र नंबर 4, 18 गुरु मंत्र दे रहा हूं, उसके बाद 15 मिनट और बात करूंगा। गेम चेंजर है ये, जिंदगी भर याद रखना है सबको। ये गुरु मंत्र नहीं मिलेगा सारी में एक साथ आपको एक ही जगह पे सारे के सारे। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। मैंने देखा है खुद अपनी जिंदगी में, मैं जहां जिस मीटिंग में अपनी लाइफ में गया हूं मैं सेल्स करने, बिना धंधा लिए कभी आज तक लौटा नहीं, दरवाजे से बाहर नहीं निकला बिना धंधा लिए। हर जगह से बिजनेस लेकर के उठता हूं मैं।
पहले जाने से पहले कस्टमर की का पूरा बायोग्राफी खोल लेता हूं मैं। पर आपके लिए इतना कहूंगा कि 15 मिनट की रिसर्च कर लो, उसका लिंक्डइन खोल लो, ट्विटर खोल लो, फेसबुक खोल लो, उसकी ब्लॉग्स पढ़ लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके प्रेस रिलीज पढ़ लो। इतने में सब समझ में आ जाएगा कस्टमर क्या करता है, इसकी जिंदगी में इसका नाइस एनालिसिस समझ में आ जाएगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। इसका रैप एनालिसिस कर लो कि रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉब्लम, बस गेम चेंज। 15 मिनट की रिसर्च कर लोगे ना, उतने में इतनी चीजें समझ में आ जाएगी कि कस्टमर से कनेक्ट हो जाओगे उसी कॉल पे। छोड़ेगा नहीं कस्टमर आपको, उसके बाद आपको मजा आएगा। 3 लेवल की तकलीफें होती हैं छोटे और बड़े बिजनेस मिला के। एक, या तो उसी को टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरा नहीं तो उसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, तीसरा नहीं तो उसी को पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। ये 3 ही प्रॉब्लम मिलेगी आपको। ये 3 प्रॉब्लम में आप रिसर्च कर लोगे ना थोड़ी सी, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम मिलने वाली, सॉल्व कहां से करनी है मुझे। तो अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड क्रिएट कन्वीनियंस क्रिएट कर दो, ऐसी कन्वीनियंस क्रिएट कर दो कि वो सपने में भी आपको छोड़ के ना जा पाए। ये भाई साहब किताब लेके आए मैडम के पास, बोले मैडम मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें पतियों के देर रात तक घर से बाहर रहने के 100 बहाने बताए गए। पति अगर देर रात तक घर से बाहर रहता है तो क्या 100 बहाने मारे कि पत्नी तंग ना करे। तो पतियों के लिए किताब बनाई है, आप इसे खरीदना चाहेंगी? तो मैडम बोली भैया मैं किताब को क्यों खरीदूंगी, मैं थोड़ी पति हूं जो मुझे बहाना मारना, ये तो आदमियों को जाके बेचो। तो भाई कहता है कि नहीं नहीं मैडम, क्योंकि इसकी एक कॉपी आज सुबह मैंने आपके पति को बेची है। बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग अ कस्टमर विद अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो मैडम आपके पति की किताब ले गए, बहाना मारेंगे, उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाओ। गुरु मंत्र नंबर 5, साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक्स। 25 तरह की निंजा टेक्निक्स है। हमारा एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, मैंने वहां सारी दे रखी है, डिजिटल प्रोग्राम है। आप जीनियस इनसाइडर से संपर्क कर सकते हैं उस कोर्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, खरीदने के लिए। पर आपको मैं कुछ दे रहा हूं यहाँ पे, प्रोग्राम उतना ही लंबा कर सकते हैं जितनी लंबा क्षमता होती है। आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं पर भी मजा आएगा। पहली टेक्निक क्या है, हो सके तो अपनी बातचीत में कुछ राइमिंग वर्ड्स यूज करो। राइमिंग, मिलते जुलते राइमिंग, जिंगल राइमिंग, इससे ना सामने वाले को सच लगने लग जाती है बात। ये कहावत सबने सुनी है, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। सुना है? यस नो? कम ऑन लाउडली, सुना है? ये सच कहानी है, लाउडली यस नो? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जिंदगी भर एक सेब खा लोगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे किसी और डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी, कैसी बात करते? सेब खाने से डॉक्टर दूर हो जाएगा? नहीं होता ऐसा। पर ये राइमिंग है, सच लगने लग गई बात, बस मान के बैठे सच है। इतनी तरह की बीमारियां हो रही है, सेब थोड़ी कोई जो है सागर मंथन का अमृत निकल के आ गया। अगला स्ट्रैटेजी क्या है, पीक एंड रूल। जाने से पहले, एंड से पहले कस्टमर को इतना इंस्पायर कर दो, इतना मोटिवेट कर दो, एंड होना चाहिए पीक पे, बात बन जाएगी। पीक एंड। हाँ, अगला है डिकॉय इफेक्ट। जब भी जो चीज बेचनी हो ना, उसके साथ में एक कंपेरेबल जरूर रख दो। सुनो मेरी बात, सुनो, ध्यान से सुनना भैया, थोड़ा आगे होकर बैठने पर, आगे होकर बैठना कमाल की बात है। जो भी माल बेचना हो, जो माल बेचना हो, उसके साथ में एक और चीज बेचो जो बहुत ही खराब हो, तो जो बेचनी थी वो अपने आप बिक जाएगी। सुनना मेरी बात को। जैसे 1 लीटर पानी की बोतल कितने की मिलती है काठमांडू में? 20 रुपए का, ठीक है? 20 रुपए का 1 लीटर। ओके, अभी अगर आधा लीटर 18 रुपए का मिल रहा हो और 1 लीटर 20 का मिल रहा हो, तो अब कौन सा लोगे? 1 लीटर। जोर से बोलिए। 1 लीटर। वेरी गुड। पॉपकॉर्न का एक पैकेट सिनेमा हॉल में कितने का मिलता है काठमांडू में? 50। कितने का? 100 रुपीज का? 150 का मिलता है। इधर देखो, छोटा पॉपकॉर्न का पैकेट 120 का और बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट 150 का, तो आप कौन सा खरीदोगे? बड़ा तुरंत खरीदोगे। हालांकि वो 150 भी महंगा था, वो होना 75 रुपए का चाहिए था, पर क्योंकि 120 रुपए का वो साथ में पड़ा है, इसलिए 150 सस्ता लगने लग जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। रियल एस्टेट में बहुत होता है। जब किसी को मकान बेचना हो ना, या किराए पे चढ़ाना हो मकान, तो आपको 40,000 रुपए का पहले मकान दिखाएगा बहुत गंदा, फिर 45,000 का मकान दिखाएगा बहुत गंदा, फिर आपको 42,000 का मकान दिखाएगा बहुत ही ज्यादा गंदा।
फिर अचानक एक मकान दिखा देगा 38,000 रुपए का या 40,000 रुपए का, बिल्कुल नया। वो 40 भी महंगा था, उस बाजार का रेट 30,000 था, पर आप वो ले लोगे क्योंकि पहले आपको महंगे वाले खराब प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर जो बेचना होता है वो दिखाते हैं। एयरटेल ने सबसे पहले शुरू किया था ये। एयरटेल को 699 वाला प्रोडक्ट बेचना था, 699 रुपए महीना। उसने क्या किया, उसने 599 और 699 और 499 को बराबर कर दिया। कैसे, मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, समझ आता हूं। 600 रुपए का प्रोडक्ट 699 का बेचना था, उसने 799, 899, 999 सबके बेनिफिट बराबर कर दिए, थोड़े से बढ़ाए, आदमी ने तुरंत 699 खरीद लिया। 299 वाले, 399 वाले सब 699 में शिफ्ट कर गए। इसको बोलते हैं डीकॉय। बाजू में कंपैरिजन ऐसा दिखाइए, उदाहरण के रूप में 300 ml 10 रुपए का, 1 लीटर 20 रुपए का, आदमी फट से 1 लीटर ले लेगा। वो 1 लीटर हो सकता है महंगा हो, लेकिन तो भी लेगा क्योंकि बाजू वाले के कारण सस्ता लगने लग जाता है। लार्ज पॉपकॉर्न 200 रुपए का, टब 220 रुपए। आदमी टब तुरंत खरीद लेता है क्योंकि ऐसे टब महंगा था, पर इसके कारण सस्ता लगने लग जाता है। इसको बोलते हैं डीकॉय। ये 2 BHK 3 BHK का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। पुराना घटिया गंदा मकान 2 BHK 20,000 का, एकदम नया मकान 22,000 का, आदमी तुरंत ले लेगा क्योंकि उसके कारण सस्ता लगने लग जाता है। जब तक कंपेरेबल नहीं होना, समझ में नहीं आता कि सही सस्ती है कि महंगी है। हमेशा कोई भी चीज बेचनी हो, उसका कंपेरेबल ढूंढो जिसके कारण ये सस्ती लगने लग जाए। क्या मेरी बात समझ में आई है गाइस? यस नो? यस। ऐसे ही चॉइस मैनेजमेंट, डीकॉय में 2 या 3 चीजें होनी चाहिए बस। चॉइस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है कि साड़ी बेचने वाला, जैकेट बेचने वाला, लेडीज को सूट बेचने वाला, जैसे ही 25 सूट 25 साड़ी खोल देगा तो एक भी नहीं बिकेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो इंटेलिजेंट आदमी 3 खोलता है, 3 खोल के क्या बोलता है, भाभी जी ये वाली अगर आपने पहन ली ना तो शादी में दुल्हन भी आपके सामने फेल हो जाएगी, फेसबुक पे फोटो खींच के डाल देना, लाइक की झड़ियां लग जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चॉइस मैनेजमेंट, ज्यादा चॉइस नहीं देते। इंटेलिजेंट सेल्समैन ऐसा ही काम करता है। गुरु मंत्र नंबर 6, लोग इमोशंस के कारण खरीदते हैं और बाद में रैशनली जस्टिफाई करते हैं। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। बिजनेस इज लॉजिकल, लाउडली गाइस कम ऑन। बिजनेस इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। इसके कंपैरिजन को समझना चाहिए। बिजनेस लॉजिकल है, इंसान इमोशनल है। इंसान जब खरीदेगा इमोशन से खरीदेगा, बाद में गणित लॉजिक से लगाएगा। हाँ, तो आपको हमेशा देखना है कि कभी भी पूरी तरह रैशनल डिसीजन कोई नहीं लेता है। हर सेल्स मैसेज, हर प्रेजेंटेशन, हर मीटिंग प्रोस्पेक्ट के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इमोशंस कौन से वाले चलेंगे ये आपको ढूंढने आने चाहिए कि इसके साथ कौन सा इमोशन कामयाबी देगा आपको, उसका आपको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। एक स्मार्ट सेल्समैन इमोशन को सुनता है, फैक्ट को नहीं सुनता है। डर के आगे जीत है, ये फैक्ट है कि इमोशन है? इमोशन। इमोशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये इमोशन है। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये लॉजिक है कि इमोशन है? लॉजिक। जोर से बोलिए, इमोशन। अब गूगल की वो फेमस ऐड आपने देखी होगी, देखिए वो क्या कहता है, सम थिंग्स मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड। ये लॉजिक है कि इमोशन है? इमोशन है ये भी। फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड ना, मास्टर कार्ड सब कुछ नहीं खरीद सकता इस पृथ्वी पे। ये इमोशन है, ये इमोशन है। हाँ, दाग अच्छे हैं, ये लॉजिक है कि इमोशन है? ये सारे इमोशन है, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन सबसे बड़ा होता है डजन फैक्ट से ज्यादा। इसलिए इंश्योरेंस बेचना, इंश्योरेंस ये डेटा का काम नहीं है, ये एक्चुअली इमोशन का है। डेटा तो केवल डिस्कशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? जब कस्टमर जेन्युइनली फील करेगा बात बनेगी। मैं आपको गूगल की एक ऐड दिखाता हूं, एक प्यारी सी ऐड जो इमोशन के कारण इतनी वायरल हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ऐड में से इसका नाम आया। ये इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर थी। ये मैं, ये यूसुफ लौटे यार से गिरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा
रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। झझरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। नमस्ते। बचपन की तंग गली फिर से कूद फांद। हॉल में कितनी भी रोशनी हो, कई लोगों की आंखें नम देखी जाती हैं। हाँ, आधा गिला इमोशंस। लाउड गाइस, कम ऑन। पीपल बाय ड्यू टू इमोशंस। अगला गुरु मंत्र, गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन, जैब। लाउड, जैब 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 हुक। इसको बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि 40-20-40। जरा खड़े हो सकते हैं क्या एक बार? Would you like to stand up for a minute with me, please? For a small activity. जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए 40। दाएं पाँव आगे, दाएं पाँव आगे, दाएं पाँव आगे, बोलिए 40। बोलिए 40। लाउड लाउड 40। पीछे जाइए 20। पीछे जाइए 20। आगे फिर आइए 40। हाँ, थोड़ा जब स्टेप में गलती तो नहीं कर रहे। दायां पाँव आगे जाएगा, फिर दायां ही पीछे जाएगा। पहले हाथ बढ़ा, बोलिए 40। 40। पीछे 20। 40। अब तेज चलेंगे 40 20 और 40 20 40। ये 40-20 क्या है? ये 40-20 जानना चाहेंगे? जब भी कभी भी आपको सेल्स करनी है, पहले 40% इमोशनल बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करो, फिर 20% डिमांड करो, विड्रॉ करो, फिर 40% इन्वेस्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कभी भी थैंक यू, कभी भी होशनुश हाँ ठीक है, थैंक यू। 40 आपको इन्वेस्ट किसी भी बैंक अकाउंट से केवल विड्रॉ करते रहोगे ना, तो बैंकक्रप्ट हो जाओगे। ऐसे ही एक रिलेशनशिप का भी इमोशनल अकाउंट होता है, उसमें भी आपको 80% इन्वेस्ट करना है, 20% विड्रॉ करना है। जिस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, वहां सेल्स करनी नहीं पड़ती है, सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है। आइए विद मी, लाउडर गाइस, कम ऑन, लेट्स बिल्ड सम एनर्जी एंड मोमेंटम। हर कस्टमर को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। 40-20-40 इमोशनल बैंक अकाउंट ये आपको बिल्ड करना है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। जो when you give more than what you get, soon you get more than what you gave. Law of increasing return. Hear me now. आगे देखिए, इसका एक और तरीका है। बिल्कुल ठीक, हाथ आगे लाइए। गुप्ता जी आइए आइए, जोर से बोलिए आइए आइए। बस राशन वाला जैसे गुप्ता जी को निकलते हुए प्रेम से बोला गुप्ता जी आइए आइए, यही इतना ही काफी है उनके लिए। इतना प्यार से बुला लिया अंदर, अब जिंदगी में कहीं और से राशन नहीं लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली इसको, माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। सामने वाले को उनके नाम से प्यार से बुला लीजिए, है कि नहीं? वो जीवन भर याद रखेगा आपको, क्योंकि अब पूरे हॉल के अंदर मेरा नाम लेकर के बुलाया था, मुझे उठाया था, खत्म, बस काफी होता है। दैट इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। वुड यू एग्री विद मी? लाउडली यस नो? ऐसे ही जनरलाइजेशन मत करो सेल्स में, हर एक के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट मत करो। उसके नाम से बुलाना भूल जाना बहुत बड़ी गलती है, डेडली सिन है। इसलिए थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन। देखो भैया, ऐसे मान के चलो, खाता खिलाई, ये कस्टमर है, इसके माथे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेक मी फील इंपॉर्टेंट, मेक मी फील इंपॉर्टेंट। बस ये सोच के जाओ, जिस कस्टमर से मिल रहे हो, ये देखो इसके माथे पे बड़ा बड़ा सामने लिखा हुआ है मेक मी फील इंपॉर्टेंट। बस
क्या लिखा है तिवारी जी? मेक मी फील इम्पोर्टेंट, ऐसा बड़ा बड़ा उसके माथे पे लिखा है। फील करा दो उसको, इम्पोर्टेंट बात बन जाएगी। गुरु मंत्र नंबर 8, पुराने रिलेशनशिप भी रिवाइव करने सीखिए भाई साहब। पुराने रिलेशनशिप में ज्यादा पैसा नहीं लगता है कस्टमर बनाने में। नया कस्टमर लाने में बहुत मेहनत, बहुत ताकत, बहुत पैसा, बहुत समय जाता है। पर पुराने को रिवाइव करने में 1/4 ताकत, 1/4 पैसा और 1/4 समय लगता है। और हार्वर्ड बताता है 1/4 नहीं, 1/8, नॉट 1/4, 1/8। यानी कि नया कस्टमर लाने में 8 गुना मेहनत, नया कस्टमर लाने में 8 गुना समय, 8 गुना ताकत लगती है। पुराने वाले से रिश्ता वापस बनाने में 1/8, यानी कि किसी के साथ में 8 मीटिंग पे काम होगा, इसके साथ 1 मीटिंग पे काम हो जाएगा। किसी के साथ अगर 80 घंटे लगेंगे, इसके साथ 10 घंटे में काम हो जाएगा। 8 घंटे की जगह 1 घंटे में काम हो जाएगा। ये ओल्ड डेटा को निकालो वापस, खंगालो। कई बार हम भूल जाते हैं कि रेफरल वहीं से निकल के आएंगे भैया। कई बार हम भूल जाते हैं बात। हम हमेशा पुराने लोगों से बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो जल्दी से सेल्स पे आ जाते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर पुराना सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा माल नहीं ले रहा है, उसका एक कारण है, आप मिलते ही माल बेचने की कोशिश कर रहे हो। मिलते ही माल बेचने की कोशिश मत करो। बस इतना सा एक काम का ध्यान रखो, रश मत करना। अगर आप केवल बेचने आए हो तो वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा आपसे। सेल्स जो है ना, वो संबंध बनाने के लिए है। इसीलिए इसको बोलते हैं फंड रेजिंग नहीं, फ्रेंड रेजिंग। क्या? फंड रेजिंग नहीं, फ्रेंड रेजिंग, फ्रेंड्स बनाते हैं। एजेंट लीड के साथ यही है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है ये। एकदम से पुश मत करो। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशन। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशनशिप। अगर आपने एक रिलेशनशिप बनाया ना, वहां से आपकी बात बन जाएगी। आप ये समझिए, अब अगर आगे चलते हैं, 9वां गुरु मंत्र, I'm going to give you 18। फॉलो अप का भूत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। फॉलो अप का भूत, फॉलो अप ऐसा होना चाहिए जैसे भूत चिपक जाता हो पीछे, ऐसा फॉलो अप होना चाहिए। ऐसा बताया जाता है 73% सेल इसीलिए लूज हो जाती है क्योंकि आपने ढंग से फॉलो अप नहीं किया था। आप फॉलो अप करना भूल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मोस्ट क्रूशियल, नेवर फॉरगेट, वो एजेंट जो कस्टमर को फॉलो नहीं कर रहा, ढंग से फॉलो अप नहीं कर रहा, वो टेबल पे पड़ा हुआ बहुत सारा पैसा छोड़ के चला गया है। टेबल पे पड़ा हुआ बहुत सारा पैसा छोड़ के चला गया है। फॉलो अप क्रिएटिव होने चाहिए। ये नहीं कि सर कब आ जाओ, सर चेक बन गया क्या? नहीं 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 नहीं, फॉलो अप क्रिएटिव होने चाहिए। थैंक यू फॉलो अप, बर्थडे फॉलो अप, एनिवर्सरी फॉलो अप, कांग्रेचुलेशन फॉलो अप, कॉन्डोलेंसेस फॉलो अप, किसी और बात का फॉलो अप, कोई विशिष्ट का फॉलो अप, नया साल चालू हुआ नेपाल में अभी उसका फॉलो अप। कोई भी फॉलो अप के क्रिएटिव तरीके होने चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी का फॉलो अप होगा कि लगे भी नहीं कि फॉलो अप हो रहा है और फॉलो अप हो भी गया, महसूस भी ना हो कि ये बेचने आया है और आप बेच के निकल भी गए। इसको बोलते हैं फॉलो अप। टाइमली फॉलो अप मतलब टाइमली कन्वर्जन, फॉरगेटिंग द फॉलो अप मतलब फॉरगेटिंग कन्वर्जन। सेल्स जो है ना, डिसिप्लिन होता है। सेल्स एक डिसिप्लिन का धंधा है, डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्स क्वालिफाइड लीड है अगर, यानी कि हॉट लीड है अगर, तो 24 घंटे में फॉलो अप चालू कर दो, अगर हॉट लीड है तो। क्या है देखो, क्योंकि अगर आपने टाइम से नहीं किया ना, तो आपके रेटिंग पढ़ना शुरू करेगा, आपके रिव्यू पढ़ना शुरू करेगा, आपके तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जब तक डेफिनेट आंसर नहीं मिलता तब तक भूत चिपकाए रखो, फॉलो अप का भूत। इसका रूल क्या है? जिस दिन में बोलता है बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, उस दिन छोड़ दो उसको। लेकिन तब तक जब तक डेफिनेट आंसर नहीं मिले पकड़ के रखो। सेल्स क्वालिफाइड लीड है। हाथ आगे लाइए। क्यों? गिव योर हैंड आउट। हाथ आगे लाइए। क्यों? वो खरीदने के लिए क्वालिफाइड है, उसके पास बजट भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है, बैंड। याद है ना? हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी। गिव योर राइट हैंड आउट। गिव योर राइट हैंड आउट। थोड़ा सीधे होके बैठिए भैया, सीधे होके बैठिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट के लिए। हाँ, कमर सीधी करिए। हाँ, कंधे हिलाइए। ओके, थोड़ा बॉडी शेक करिए। अब हाथ ऊपर लेके जाइए। पहला बी क्या है? जोर से बोलिए। गिव योर हैंड आउट। कम ऑन। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। अब अपने आप बोलिए। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। जिस कस्टमर के पास ये चारों चीजें हैं
उसको नहीं छोड़ना कभी भैया। उसके बाद बजट में पैसा दे सकता है, अथॉरिटी है, डिसीजन मेकर वही है, नीड है, ये उसकी जरूरत है, टाइमलाइन उससे बातचीत करके तय कर लो, आप छोड़ना मत, वो असली कस्टमर है। हाथ आगे लाइए फिर से, पहला बजट, अथॉरिटी, अथॉरिटी, तीसरा नीड, चौथा टाइमलाइन। जिसके पास ये चारों है वो आपका काम का कस्टमर है भैया, छोड़ना मत उसको। फिर भी अगर छूट गया तो आपको सेल करने पे ध्यान नहीं दिया, कन्विक्शन नहीं है आपका प्रोडक्ट में। फाइनली या तो भैया फॉलो अप कर लो या बिस्तरा फोल्ड अप कर लो। जो लोग जिंदगी में फॉलो अप नहीं करते हैं वो फोल्ड अप करते हैं, वो बिस्तरा फोल्ड करके निकल जाते हैं। गुरु मंत्र नंबर 10, रिलेशनशिप से आएगा, रेफरेंस से आएगा रेवेन्यू, RQ। याद रखना, जहां रिश्ते अच्छे हैं वहां रेफरल अच्छा है, और रेफरल की सेल्स दुनिया की सबसे आसान सेल्स होती है। याद रखना, जिधर रिश्ता है वहां रेफरल है, जिधर रेफरल है पक्का रेवेन्यू है। नोट कमाने का सबसे आसान तरीका, रिश्ते बनाओ, रेफरल लाओ, रेवेन्यू अपने आप बनेगा। क्या मतलब हुआ? जब भी आपने कोई सेल्स करी, रेफरेंस मांग लो, रेफरेंस मांग के वो आप पे एहसान नहीं कर रहा है। याद रखना, क्योंकि रेफरेंस देने वाले की भी बहुत इज्जत बढ़ती है इससे। आप उसको स्पेशल, इट इज नॉट अ फेवर, दे गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट। उनको कुछ इंसेंटिव दे दो, उनकी कोई इजी एंट्री आपको मिल जाती है बड़ी फॉर्म मीटिंग के लिए, फॉर्म मीटिंग के लिए इजी एंट्री मिलती है। आप दोनों एक साथ है भाई साहब, आसान लाइफ इंश्योरेंस, आई एम सॉरी, एशियन लाइफ इंश्योरेंस। क्या नाम है आपका? दीपक जी, दिनेश जी। अभी दिनेश जी अगर दीपक जी का रेफरेंस किसी को देंगे तो दीपक जी आप मिल लोगे, नहीं मिलोगे उससे? मिल लेंगे। एक कैसे मिलोगे? ऐसा ही बुझे मन से या उत्साह से मिलोगे? उत्साह से मिलेंगे। याद रखना भैया, रेफरल आपको शुरू में ही बड़ी वार्म मीटिंग दिलाता है। दुनिया की सबसे आसान सेल होती है रेफरल सेल करना। जब आपको रेफरल मिल जाए, रेफरल मिलते ही आप अपने सेल करोगे। कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं, कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड है। अगर आपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, कॉम्पिटिशन कैसे खत्म कर दोगे? ब्रांड पता है आपका, बोल नहीं होता, आपका ब्रांड बोल नहीं होता। वाली अभी मेजोरी आपका ब्रांड बोल नहीं होता जो आप अपने बारे में बोलते हैं। आपका ब्रांड तो वो होता है जो कस्टमर आपके बारे में बोलता है। तो फोकस कस्टमर की सक्सेस पे करो, और ऐसे करो जैसे आपकी जिंदगी इस पे निर्भर करती हो। ये नहीं कि 2-4 सेल्स करके आराम करके रजाई ओढ़ के लेट गए, एसी चला के घर पे। काफी लोगों के साथ बेचारा ये डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, इंश्योरेंस या किसी भी बिजनेस जहां से 2-4 अच्छा कस्टमर आता है तो आदमी बिस्तरा टाल लेता है। गेट ऑन टू दिस, ऐसे फॉलो करो जैसे आपकी जिंदगी इस पे निर्भर करती हो। प्रोडक्ट में प्राइस एडवांटेज होगा आपके पास, वो डुप्लीकेट किया जा सकता है। प्रोडक्ट का एडवांटेज डुप्लीकेट किया जा सकता है, पर सर्विस कभी डुप्लीकेट नहीं की जा सकती। सर्विस आपको पर्सनलाइज करनी पड़ती है। जितनी अच्छी सर्विस करोगे उतनी आसानी से बात बनेगी। हार्वर्ड में किताब लिखी प्रोफेसर ने, द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। मोटा है क्या? द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। क्योंकि वहां उन्होंने क्या किया, सर्वे किया, कुत्ते के खाने के लिए सबसे न्यूट्रिशियस भोजन बनाया, सबसे बढ़िया मीट जिसे कुत्ता खाए उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए, सबसे न्यूट्रिशियस। जो बहुत तेज भागने वाले कुत्ते थे उनको खिलाया जाता था, दोस पपीज एंड द डॉग्स बनाया। 6 महीना लगा करके सबसे न्यूट्रिशियस फूड बना के जैसे ही कुत्ते के आगे रखा उसने खाया ही नहीं। तो उसके ऊपर किताब लिख दी प्रोफेसर ने, द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। इसका मतलब क्या है? कस्टमर निर्धारित करेगा कि उसको कैसी सर्विस चाहिए। कस्टमर आपको बताएगा कि उसे क्या किस तरह से पसंद है, उसको सुनना सीखिए। 11वां गुरु मंत्र है, कंटेंट इज किंग। यस और नो? लाउडली यस, नो? नो। कंटेंट इज किंग? नो सर, इट इज किंगडम। कंटेंट राजा नहीं है, पूरा साम्राज्य है। जिसको कंटेंट बनाना आ गया वो पूरी दुनिया बदल सकता है। आपने अच्छे वीडियोस बनाइए। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं है, कमर्शियल हो चुका है। सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज फुल्ली कमर्शियल। हाँ, आप जानना चाहते हैं मेरा YouTube चैनल वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप में? Do you want to know that? Yes, no?
कुछ रीजन है। पहला रीजन, मैं सामने वाले की बर्निंग प्रॉब्लम पे ही कंटेंट बनाता हूं। दूसरा, मैं उसकी रीजनल लैंग्वेज पे बनाता हूं। तीसरा, मेरा सेंट्रल मैसेज क्लियर होता है, मिक्स बातें नहीं करता। चौथा, कंटेंट देता हूं, गैस नहीं देता, रियल कंटेंट देता हूं, गैस नहीं होता। पांचवा, मेरी एनिमेशन बहुत अच्छी होती है वीडियोस में। छठा, मैं सामने वाले कस्टमर का टाइम सेव करता हूं, कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट देता हूं। और फाइनली, मेरा कंटेंट जर्क फ्री होता है। ऐसा नहीं कि वीडियो में बार बार जर्क नजर आए। तो मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो मुझ पे फोकस करते हैं कि विवेक बिंद्रा जो कर रहा है वो करेंगे, और मैं कंज्यूमर पे फोकस करता हूं। कंज्यूमर जो मांगता रहेगा मैं वो देता रहूंगा, इसीलिए मैं हमेशा 4 कदम आगे रहता हूं। इसी को हम बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर। ना क्या बोलते हैं? नेक्स्ट न्यू बेटर। हाँ, तो आई एम कस्टमर फोकस्ड, देयरफॉर वी आर पायनियरिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, वो नंबर गेम नहीं है, वो गेम ऑफ रेलेवेंस है। सामने वाले को जो जरूरी है उसको वही देना है। यही आउटबाउंड और इनबाउंड का फर्क है। आउटबाउंड आप बहुत महंगी पड़ती है, ट्रेडिशनल है, और इनबाउंड बिल्कुल, देखो आउटबाउंड ऐसे है जैसे आप खेत के अंदर सुई ढूंढ रहे हो, और इनबाउंड मतलब डोंट फाइंड गेट फाउंड। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे, आगे थोड़ा आगे, झुके थोड़ा आगे आइए, आगे आइए गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इन अटेंशन। हाथ आगे लाइए, बोले डोंट फाइंड, लाउड लाउड लाउड, डोंट फाइंड गेट फाउंड, गेट फाउंड, डोंट फाइंड गेट फाउंड। ढूंढो मत कस्टमर, ऐसा कुछ करो कि आप कस्टमर को मिल जाओ हर बार। यू गेट फाउंड, यू डोंट फाइंड। आप कस्टमर आपके पास आ जाते हैं घूमते घूमते, उसको बोलेंगे इनबाउंड। तो कंटेंट से होगा ये। मार्केटर्स सारी अटेंशन जीत लेते हैं। आपका ब्रांड वो नहीं है जो आप अपने बारे में बोलते हैं, आपका ब्रांड वो है जो गूगल आपके बारे में बोलता है। इसी को बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट आपके बारे में, आपका रिव्यू, आपका रेटिंग, आपका रीपरचेज और रिटेंशन निर्धारित करेगा। कस्टमर का रीपरचेज, रिटेंशन आपका रेटिंग रिव्यू पे। वेगस को सिन सिटी बोलते हैं। सिन सिटी समझते हैं? पाप करने के शहर, जहां पाप किया जाता हो। लास वेगस, कोई वेगस गया है यहां से? आई बीन टू वेगस, मैं कई बार गया हूं। एयरपोर्ट से ही महसूस होने लग जाएगा, एयरपोर्ट से ही आपको कसिनो दिखने लग जाएंगे, वीडियो गेम्स दिखने लग जाएंगे, कसिनो वाली। अलग ही शहर है वेगस। वेगस में दुनिया भर के पाप करते हैं। कई लोग कहते हैं बैंकॉक, पटाया में पाप किया जाता है। तो 3-4 शहर है दुनिया में जहां पाप होते हैं बहुत, जहां लोग खुल के पाप करते हैं। ऐसे उनमें से एक वेगस है। परंतु सेठ जी, जब आप वेगस में पाप करोगे तो वो वेगस में रह जाएगा और आप आ जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पर सेठ जी, अगर कस्टमर के साथ पाप करोगे तो वो ट्विटर पे चला जाएगा और जिंदगी भर के लिए गूगल पे रह जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑनलाइन किया हुआ पाप कभी नहीं धुलता है, ऑफलाइन पाप धुल सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है। ये जमाना ऑनलाइन का है कि ऑफलाइन का है? ऑनलाइन पाप जिंदगी भर रहने वाला है, इसका प्रायश्चित करने पे भी धुलता नहीं है ये। इसलिए ऑनलाइन अपने पुण्य बढ़ाते रहिए, याद रखिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर पापों को घड़ा बढ़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गुरु मंत्र नंबर 12, प्रश्न पूछना सीखिए। जिस आदमी को जबरदस्त प्रश्न करना आ गया उसकी सेल होगी, कोई रोक नहीं सकता है। जिस आदमी को सही क्वेश्चन पूछना आ गया उसकी सेल को कोई नहीं रोक सकता। क्या मतलब? सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, यू डिस्कवर नथिंग। बट इफ यू नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा? आप दुनिया बदल देंगे। हाथ आगे लाइए, कैसे? जोर से बोलिए। मैं बताता हूं ऐसे कि पहली बार राइट ब्रदर्स ने सवाल पूछा, क्या हम भी चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं? और इस सवाल पे सवाल पूछा तो उन्होंने एरोप्लेन बना दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहली बार जेम्स वॉटसन ने पूछा, यार बच्चे माँ बाप के जैसे लगते क्यों है देखने में? ऐसा क्या होता है कि बच्चों की शक्ल माँ बाप से मिलती है? जब उन्होंने सवाल बार बार पूछा तो उन्होंने डीएनए की खोज करी। तब जाके समझ में आया कि इसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिडिक एसिड। डीएनए के बारे में इससे पहले किसी को नहीं पता था, क्योंकि सवाल पूछा सही। जब पहली बार, देखिए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सेब उतरते हुए, उतारते हुए, तोड़ते हुए, गिरते हुए देखा था, लेकिन पहली बार न्यूटन ने पूछा, आइजैक न्यूटन ने क्या पूछा कि सेब गिरा क्यों?
और फिर क्या निकल के आया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। जिस आदमी ने सवाल किया है, सही सवाल किया है। देखो, ये हमेशा एडिसन बोलते थे मोमबत्ती के अलावा भी बिजली का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? अगर होगा तो मैं ढूंढूंगा। सही सवाल था और बल्ब आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा। पेनफुल सर्जरी को मैं कैसे बेरेबल बना दूं? इतना दर्द होता है सर्जरी में। किसी का पेट काटो कितना दर्द होगा, पेट चीर दो कितना दर्द होगा। उस प्रश्न के उत्तर में हेनरी ने एनेस्थीसिया की डिस्कवरी करी, एनेस्थीसिया इन्वेंट किया। ऐसे ही हम ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कैसे देखें? ये कॉन्ड्राड बहुत सालों से ढूंढ रहे थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है। एक्सरे मशीन बना दी। ये सही सवाल पूछना आना चाहिए, तभी बात बनती है। ये साहब कहते हैं कि अगर मेरे पास 1 घंटा होना तो मैं सवाल का डायग्नोसिस में 55 मिनट लगाऊंगा, आंसर तो 5 मिनट में अपने आप मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Come on, come on, come on, come on. थक गया है नेपाल? Come on, louder, make some noise. I want you to stand up for a minute now. And now make some noise and let really Rahul celebrate like real champion. बाजू वाले से हाथ मिलाइए, पूरा ध्यान से अटेंड करना है भाई, थोड़ा रह गया है। ओके, बैठिए बैठिए बैठिए, एवरीबॉडी बैठ जाइए, ऑन कर दो भाई। सो अब हमारे को इसको सेल्स में कैसे अप्लाई करना है, आस्किंग क्वेश्चन को सेल्स में कैसे अप्लाई करना है। एक ही रूल है। अच्छा, उस रूल को समझना चाहते हैं? एक रामबाण रूल देने जा रहा हूं। सो एक बार और खड़े हो जाइए, एक बार और। थके तो नहीं है? श्योर? संबित आपका फोटो खींचने आ रहा है। दायां पांव आगे लाइए, दायां पांव भी आगे लाइए, आगे गिराइए। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी कहाँ? कम ऑन, अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? जब भी कस्टमर से प्रश्न करना हो 3 चीजें समझनी है। सुनिए सुनिए सुनिए, जब भी प्रश्न करना हो 3 चीजें पूछनी है। हाथ आगे लाइए। करंट रियलिटी, करंट रियलिटी, अभी कहाँ है? 1 करोड़ रुपए साल का। जाना कहाँ है? आप इसको बोलते हैं ऑप्शन। ये बात क्या आएगा? एक्शन प्लान। तो आधा गिलाई, इसमें मैं ऐसे बताऊं, ग्रो मॉडल को समझते हैं। ग्रो, गोल, रियलिटी। आधा गिलाई, गोल, रियलिटी। जाना कहाँ है? 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अभी कहाँ है? 2 करोड़ रुपए। कैसे जाओगे? हमारे प्रोडक्ट का सोल्यूशन लेके जाओ। जो भी आप बेचते हो, जो भी करते हो, ये 3 प्रश्न गैप एस्टैब्लिश करना है। फिर से हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गिव योर हैंड्स आउट। ओके, हाथ आगे लाइए। अभी कहाँ है? करंट रियलिटी। इंश्योरेंस बेचते हैं, इंश्योरेंस के साथ में आप उनके फाइनेंशियल सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। लाउडली यस नो? कम ऑन, यस और नो? जो रियल एस्टेट बेचता है, जो फैक्ट्री में बिजनेस बेचता है, जो कंसल्टिंग बेचता है, जो भी कोई सर्विस बेचता है, हर आदमी अपने कस्टमर के सपनों को पूरा कर रहा है। यस और नो? जो बाल भी काट रहा है वो भी कस्टमर के सपनों को पूरा कर रहा है कि बाल ऐसा काटूंगा इसके कि शाहरुख खान लगने लग जाएगा। हाथ आगे लाइए। अभी कहाँ है? टाइम। अभी कहाँ है? बोला अभी तो अनुपम खेर जैसा हूं। बोला बाल है ही नहीं। हाथ आगे लाइए। जाना कहाँ है? ये अनुपम खेर से मेरे को शाहरुख खान बनना है। हाथ आगे लाइए। कैसे जाओगे? मैं बाल उगाऊंगा, आप पहुंच जाओगे। तो आपको जो भी कर रहे हो, आप कस्टमर के सपनों को पूरा कर रहे हो।